हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के विषय में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के विषय में। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे दी गई है कि राज्य क्या है। तो आप देखें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 3 में, और इनका जो अनुच्छेद नंबर है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का है। तो अनुच्छेद 12 से ही आज हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और ये राज्य की परिभाषा केवल 2 भागों पर लागू है, भाग 3 और भाग 4 पर। संविधान के किसी अन्य स्थान पर राज्य की परिभाषा यह लागू नहीं है। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखें। यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा। और ये किसके संदर्भ में है, ये 2 भाग के लिए है। देखिए, भाग 3 के लिए, यानी कि भाग 3 में जिस राज्य की बात की जा रही है वो यही राज्य होगा, और भाग 4 में भी यही राज्य लागू होगा। भाग 4 के लिए, भाग 4 में आपको पता है कि DPSPs दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बार बार राज्य शब्द आएगा कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को वो करना चाहिए। तो वो कौन सा राज्य है? तो भाग 3 में जिस राज्य के विषय में बात की जा रही है और भाग 4 में जिस राज्य के विषय में बात की जा रही है, इनका उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया है कि राज्य क्या है। तो देखिए, राज्य क्या है। आर्टिकल 12 के अनुसार जो राज्य है, जो है स्टेट, इसमें 4 चीज़ों को बताया गया है। 4 चीज़ें बहुत इजी हैं, बहुत सरल हैं, बस थोड़ा सा टिपिकल है कुछ चीज़ों को समझना, वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। पहली चीज़ कहा गया है कि संसद और केंद्र की सरकार राज्य है। पहली चीज़ क्या है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जो है और संसद, ये राज्य है। और फिर हम आ जाए प्रांतों में, तो प्रांतों की सरकारें और यहाँ के विधानमंडल, ये राज्य हैं। प्रांतों की सरकारें और विधानमंडल, ये भी जो है राज्य हैं। तो सिंपल सी बात है, सरकार जो भी है, कोई भी सरकारी चाहे विभाग हो, मंत्रालय हो, कुछ भी हो, और संसद और विधानमंडल, ये सब राज्य हैं। ये सब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इनके खिलाफ आप केस कर सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पर। तीसरी चीज़ कहा गया, स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय की नगरपालिका, नगरपालिका जैसे नगर परिषद, जैसे ग्राम पंचायत, जैसे जिला बोर्ड आदि, ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कहा गया, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटीज। ऐसे निकाय, कुछ संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हैं, भले ही वो प्राइवेट हों। तो यहाँ पे कई कैटेगरी हो जाती हैं। अन्य प्राधिकारी को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल आते हैं। तो अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या कोई निकाय है या कोई संस्था है जो विधिक शक्ति रखती हो, विधिक शक्ति रखती हो। भले वो पूर्ण विधि नहीं हो, उच्च विधि नहीं हो, लेकिन अगर वो इस तरह की कोई विधि रखती हो, जैसे कि वो कोई विधि बना सकता है, उपविधि बना सकता है, आदेश जारी कर सकता है, इस तरह का अगर उसके पास पावर है, तो फिर वो राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे कहा गया कि ऐसे भी निकाय, ऐसी संस्थाएं जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हों, आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हों,
या सरकार के साथ मिल करके कार्य कर रही हों, या सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हों, या फिर सरकार द्वारा उनको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हों जिनका वो उपयोग कर रही हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसी सभी संस्थाएं क्या होंगी, वो सब अन्य प्राधिकारी के तहत जो है राज्य के अंतर्गत आएंगी। यानी कि ऐसी संस्थाएं, आप इसमें लिखेंगे ऐसी संस्थाएं जो क्या कर रही हैं, जो राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हों, आर्थिक अनुदान, जो राज्य से मोनोपोली का अधिकार उनको अगर मिला हुआ है, किसी क्षेत्र विशेष में अकेले वो कार्य कर रहे हैं और ऐसा उनको अधिकार दिया गया सरकार से, तो वो भी आएंगे। राज्य से आर्थिक सहायता या अनुदान प्राप्त कर रहे हों, या राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, राज्य की एजेंसी हैं, या वो मोनोपोली का अधिकार रखते हों आदि, इस तरह से। तो टोटल अगर इसको आप समझें तो यहाँ 3 पॉइंट में तो आपको सब कुछ सरकारी दिखाई पड़ता है। अन्य प्राधिकारी में कुछ प्राइवेट चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे कि आपका कोई प्राइवेट विद्यालय है, महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, अगर वो सहायता प्राप्त है यानी अनुदान उसको सरकार से मिल रहा है पैसा, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको कोई ऐसा कार्य सरकार की तरफ से प्रदान किया गया है कि आप उसको कर रहे हैं, आपको उसमें मोनोपोली है, अकेले उसको करने वाले हैं, तो भी आप राज्य के अंतर्गत आएंगे। राज्य की एजेंसी के रूप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो भी आप राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें बहुत से प्राइवेट पार्टीज भी आ जाएंगी, कंपनियां आ जाएंगी। तो ये राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। इन चीज़ों को राज्य समझाया जाएगा सिर्फ भाग 3 और भाग 4 के प्रयोजन के लिए। अन्य संविधान के लिए राज्य शब्द की ये परिभाषा लागू नहीं है, ऐसा बताया गया है। जब भाग 4 को हम शुरू करेंगे तो वहाँ शुरुआत में ही बता दिया गया है कि यहाँ पर भी राज्य का वही अर्थ है जो कि भाग 3 के आर्टिकल 12 में कहा गया है। तो ये हो गया राज्य की परिभाषा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ तक तो आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये स्पष्ट है राज्य हैं। यहाँ पर कुछ संस्थाओं के नाम आपसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि आखिर ये राज्य है या नहीं है। तो कुछ उदाहरण आप लिख लें जिनको राज्य माना गया है, राज्य हैं। उदाहरण जो इसके अंतर्गत हम उठा रहे हैं, देखिए जैसे कि आपका विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय राज्य होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय क्या है तो विश्वविद्यालय राज्य है, क्योंकि विश्वविद्यालय को गवर्नमेंट से ऐसी पावर्स दी गई हैं कि वो एक विश्वविद्यालय के रूप में काम कर सके, तो वो राज्य के अंतर्गत आएगा। जैसे रेलवे बोर्ड उसको मोनोपोली है रेलवे संचालन के लिए, तो वो राज्य के अंतर्गत आएगा। जैसे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो ये ONGC, जैसे सेल, इस तरह की देखिए ये व्यवसायिक कंपनियां हैं, फिर भी ये जो है राज्य के अंतर्गत ही आएंगी क्योंकि इनको राज्य द्वारा ही निर्मित किया गया है, कोई न कोई एक्ट बना करके, या सरकार से ही इनको पूंजी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, कैपिटल दी जाती है, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह से बहुत से पेट्रोलियम के भी हैं, वो भी सब आ जाएंगे। LIC भी राज्य के अंतर्गत आएगा। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह स्टेट में भी हैं, आपके स्टेट के जो PCS के एग्जाम कराते हैं बॉडीज, वो भी राज्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और यहाँ पर देखें कि जैसे टेलीकॉम कंपनी है जो गवर्नमेंट की है, जैसे BSNL, तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें आ रही हैं कि ये संस्थाएं या तो राज्य की एजेंसी के रूप में काम कर रही हैं, या तो इसमें राज्य का कैपिटल लगा हुआ है, या राज्य ने इनको ऐसी पावर्स दी हैं कि ये विधि नियम अध्यादेश ये सब बना सकते हैं। तो ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं जिनको राज्य नहीं माना गया, राज्य नहीं है, जैसे
जैसे कि न्यायालय को राज्य नहीं माना गया है, तो ये प्रश्न आपसे आ जाता है कि न्यायालय राज्य नहीं है। लेकिन न्यायालय दो प्रकार के कार्य करता है, तो यहाँ पर जब न्यायालय न्याय संबंधी काम करता है तब उसको आप राज्य नहीं कह सकते हो, यानी उसके खिलाफ ही आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। देखिए, राज्य जो है उसके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जाते हो, लेकिन अगर कोर्ट के खिलाफ ही कोर्ट जाना हो तो आप नहीं जा सकते हो। किस स्थिति में? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन उसके कंडीशन है। न्यायालय अगर न्याय का काम करता है, न्याय, तो राज्य नहीं है, यानी अपनी जो न्यायपालिक शक्तियां जो प्रयोग करता है वो उस संदर्भ में अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य करता है, यानी कि अपने न्यायालय में प्रशासनिक वर्क कर रहा है, जैसे स्टाफ की भर्ती कर रहा है या अन्य चीज़ें कर रहा है, तो उस समय उसको राज्य माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है। तो प्रशासनिक जब कार्य कर रहा होता है तो राज्य है। लेकिन मोटे तौर से आप कहेंगे न्यायालय का मुख्य कार्य तो ज़्यादातर बड़े पैमाने पर न्याय करना ही होता है, तो इसीलिए जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसके लिए आप लॉजिक सोचेगा कि इसको ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये ऐसे कुछ फैसले देगा जहाँ पर आपके बहुत से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा। न्यायालय आपको मृत्यु का दंड दे सकता है, न्यायालय आपको जेल में डालने का आदेश दे सकता है, तो फिर आप वहाँ पर आप न्यायालय में चले जाइए कि जीवन जीने का अधिकार है, ये है, वो है, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो न्याय का कार्य है। तो न्यायालय राज्य नहीं माना गया। जैसे कि एक विवाद में रहता है BCCI क्रिकेट बोर्ड, तो BCCI को राज्य माना जाए या न माना जाए, इस पे विवाद भी चल रहा है और प्रस्ताव दिया जा रहा है कि इसको राज्य माना जाए, क्योंकि इसको पावर्स दी गई हैं, इसको मोनोपोली दी गई है कि ये एक अकेली संस्था है जो एक भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं एक संस्था बना लूँ, मैं भी एक क्रिकेट की टीम बना लूँ, मैं भी एक, ये सोसाइटी है, सोसाइटी के रूप में मैं भी रजिस्टर कर लूँ एक सोसाइटी और एक टीम गठित कर दूँ ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भारत की क्रिकेट टीम नहीं माना जाता है। टीम मैं भी भेज सकता हूँ, तो इसको एक शक्ति है, इसके पास ऐसी मोनोपोली है, तो इसको माना जाना चाहिए राज्य। इस पर विवाद है, लेकिन अभी तक आप इसको नहीं, ये राज्य नहीं है। निजी महाविद्यालय, अगर कोई निजी महाविद्यालय है, देखिए इधर भी हमने बताया था कि अगर अनुदान प्राप्त है तो राज्य है, यानी कि अनुदान नहीं प्राप्त है, अनुदान नहीं, तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। NCERT की पुस्तकें आप पढ़ते हो, NCERT को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, NCERT। इसी तरीके से जैसे कोई प्राइवेट बैंक है ICICI, जैसे ICICI बैंक, इसको भी राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आप बताएंगे कि इनको राज्य नहीं माना गया है। ये समय समय पर केस पहुंचते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला देता रहता है और समय के साथ नए डाटा आते रहते हैं, तो आप इसको करंट से रिलेट भी करते रहेंगे। चर्चा में है BCCI, हो सकता है कि BCCI जल्दी ही राज्य की श्रेणी में मान लिया जाए। आर्टिकल 13 में क्या बताया गया? अभी फंडामेंटल राइट्स आपके जो मुख्य अधिकार हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स में तो ये भी अनुच्छेद आते हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी कोई अधिकार मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें। तो अधिकार लिखने से पहले उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं 2 अनुच्छेद में दी गई हैं जो ज़रूरी हैं। आर्टिकल 13 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इस पर बहुत बड़ी क्लास भी हो सकती है और मेंस के दृष्टिकोण से इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विवाद का विषय भी आर्टिकल 13 रहता है, तो उस पर कभी कोई बड़ी क्लास भी होगी। आर्टिकल 13 को हम समझते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13, जब मौलिक अधिकार बनाए जा रहे थे तो संविधान निर्माताओं को यह एक बड़ी सुविधा थी कि कहीं राज्य ही इन मौलिक अधिकारों का हनन ना कर ले, तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था डाल दी जाए ताकि इसका उल्लंघन ना किया जा सके। तो अनुच्छेद 13 में एक प्रावधान किया गया। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी विधियां
फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगी वो शून्य हो जाएंगी। बस इतनी सी बात आपको पहले याद रखनी है। आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी विधियां फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगी, यानी उससे विपरीत होंगी, असंगत होंगी, वो क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, शून्य होंगी। ये आर्टिकल 13 का जो है मूल मंत्र है। अब इसके लिए इसमें क्लास है आर्टिकल 13, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, चारों को हमें पढ़ना है। चारों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो पहले हम एक एक करके देखें। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लास 1, संविधान से पूर्व, यानी जब संविधान नहीं लागू हुआ था, संविधान से पूर्व विधियां, ये कौन सी विधियां हैं? जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनी थी, ऐसी विधियां। क्योंकि उसमें तो फंडामेंटल राइट्स थे नहीं, तो हो सकता है कोई ऐसा कानून हो जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। तो इसमें कहा गया संविधान से पूर्व विधियां जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनी होंगी, वह उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वह फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगी। कुछ भी कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है। ये कहा गया कि संविधान से पहले की अगर कोई विधि है तो उसमें जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा उतना शून्य हो जाएगा। यही तो कहा गया कि उस सीमा तक, उस लिमिट तक शून्य हो जाएगी जिस लिमिट तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो सिंपल सी बात आप कह सकते हो कि उस विधि में जो जो प्रावधान फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं वो प्रावधान खत्म हो जाएंगे, और जो प्रावधान फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करते हैं वह खत्म नहीं होंगे, लागू रहेंगे। तो इतना इसमें बताया गया। लेकिन एक बात इसमें और कही गई कि ये भूतलक्षी नहीं है, यानी कि यह 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो रहा है उस तारीख से लागू होगा। उसके पहले उस विधि के द्वारा अगर कोई कार्य हो चुका है तो वो पलटा नहीं जाएगा, यानी वह जो हो चुका है वह वापस नहीं लिया जाएगा। और ऐसा आप जानते भी हैं कि ज़्यादातर विधियां जो होती हैं वो जिस डेट से लागू होती हैं उसी डेट से प्रभावी होती हैं, अगर विशेष करके उनमें ना कहा गया हो कि इसको पिछली डेट से लागू किया जाएगा। तो ये चीज़, अब ऐसे क्या होता अगर ये चीज़ ना कह दी जाती कि ये भूतलक्षी नहीं होगी, यह भूतलक्षी यानी भूतकाल पर लागू नहीं है, यह 26 जनवरी 1950 से लागू है। मान लेते हैं कि कोई विधि 1940 में बनी थी, 1940 में कोई विधि बनी और 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। 1940 से लेके 1950 तक उसमें कोई ऐसा क्लास था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता था और वो लगातार करता आ रहा था। 1950 में जब ये विधि लागू हुई तो 13(1) के तहत संविधान से पूर्व विधियां, तो ये संविधान से पूर्व विधि है क्योंकि 1950 से पहले बनी थी, उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक वे फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद के उसके उल्लंघन में होंगी। तो मान लेते हैं कि 1940 में जो विधि बनी थी, कोई भी विधि बनी थी, उसमें कुछ भाग था जो वैध था और कुछ भाग था जो अवैध था। तो जो अवैध वाला है वो खत्म हो जाएगा, जो वैध वाला है वो लागू रहेगा। लेकिन ये 1950 से लागू होगी ये चीज़, और इसके पहले जो अवैध वाला भी चल रहा था उसके द्वारा जो काम कर दिए गए हैं वो कार्य वापस नहीं होंगे। यानी किसी के साथ अगर भेदभाव हो गया है
तो उसका अब कोई इलाज नहीं है। 1950 के बाद में अब आगे काम सही होगा। तो ये भूतलक्षी नहीं है, यानी भूतकाल पर लागू नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 के बाद लागू होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 13(1). अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल, बस थोड़ा सा अंतर है, आर्टिकल 13 क्लास 2। ये जो है संविधान लागू होने के बाद संविधानेतर विधियों पर, यानी इनको कहेंगे संविधान लागू होने के बाद ये संविधानेतर विधियों पर लागू हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी विधि का जो अंश फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगा वह अंश शून्य हो जाएगा, शून्य होगा। तो बात वही है, जो बात यहाँ कही जा रही है वही बात यहाँ कही जा रही है। तो फिर अंतर ये हुआ, क्वेश्चन बनेगा कि संविधान पूर्व विधियों के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 13 क्लास 1, और संविधान लागू होने के बाद बनी विधियों के लिए कौन सा क्लास है, तो आर्टिकल 13(2). तो इसमें अंतर ये हुआ कि यहाँ पर चूंकि विधि बन गई है पहले से ही, इसीलिए इसमें कुछ काम हो भी चुका होगा। तो यहाँ पर यह बताना पड़ा कि ये भूतकाल पर जो कार्य हो गया है उस पर लागू नहीं है, अब आगे से ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 13(2) जो है वो संविधान बनने के बाद की विधियों की बात कर रहा है, इसीलिए इसमें शुरू से ही, यानी उस विधि को प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। तो ये जो है कहाँ से लागू होगा, ये विधि प्रारंभ से ही लागू होगा, विधि के प्रारंभ से लागू होगा। अब यहां पर दो चीजें आप स्पष्ट देख रहे हैं, यहां पर भी विधियों की बात की जा रही है, यहां पर भी विधियों की बात की जा रही है। तो अब ये क्वेश्चन मन में उठता है कि हम किस चीज को विधि मानते हैं। क्या जो हमारी कुछ परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो विधियां हैं? क्या संसद जो कानून बनाती है वो विधियां हैं, या जो विधानमंडल कानून बनाती है वो विधियां हैं, या राष्ट्रपति जो अध्यादेश देता है वो विधियां हैं? तो किस चीज़ को विधि माना जाए ये भी तो बताना जरूरी है। तो आर्टिकल 13 क्लास 1 क्लास 2 हमने देख लिया, और क्लास 3 में विधि की परिभाषा दी गई है कि आखिर विधि क्या है। तो हम अब देखेंगे आर्टिकल 13 क्लास 3। आर्टिकल 13 क्लास 3, इसमें विधि को परिभाषित किया गया है कि ये विधि क्या है। देखिए इसमें भी 4 चीज़ों को रखा गया है, 4 चीज़ें इसमें रखी गई हैं। पहली चीज़ को कहा गया स्थायी विधियां। स्थायी विधियां, परमानेंट लॉज। स्थायी विधियां कौन बनाता है? संसद बनाती है। और प्रांतों में कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। तो स्थायी विधियां कौन बनाता है? जैसे संसद या विधानमंडल। अगर संसद और विधानमंडल जो विधियां बनाते हैं वो विधियां हैं। कुछ अस्थायी विधियां होती हैं जो अध्यादेश के रूप में जारी की जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो आप लिख सकते हो अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति जो जारी करता है। आप बताइए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, या राज्यपाल भी जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश। तीसरी चीज होती है कि कुछ कार्यपालिका विधान भी होते हैं। कार्यपालिका भी कुछ चीजें बनाती है, तो उसको कहते हैं कार्यपालिका विधान। कार्यपालिका विधान यानी कि उसका काम विधि, जैसे कोई एक्ट संसद ने पास किया और उस संसद ने उस एक्ट में ही लिख दिया कि इसमें के और आगे नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को हम दे रहे हैं, तो कार्यपालिका विधान बनाती है।
तो कार्यपालिका के विधान होते हैं जैसे उपविधियां, नियम, विनियम, आदेश इत्यादि। तो कार्यपालिका विधान में जैसे आ गया उपविधियां, उपविधि, नियम, विनियम, आदेश आदि, ये होते हैं कार्यपालिका विधान। कार्यपालिका विधान को आप समझ गए। विधि बनाई किसी संसद या विधानमंडल ने और उस विधि में आगे चल के काम करने के लिए बहुत से नियमों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी के सभी नियम संसद में बना के नहीं रख दिए जाएंगे, क्योंकि वो समय आने पर आवश्यकता अनुसार बनाए जाएंगे। तो उसी एक्ट में पावर दे दी जाती हैं कि कौन व्यक्ति आगे चल करके इससे संबंधित आगे के नियम बना सकेगा। तो कार्यपालिका का कोई सदस्य जो बनाता है तो वो बनाते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें आ गई। और इसमें कहा गया कि विधि की शक्ति रखने वाली अगर कोई प्रथा है, कोई रूढ़ी है, तो उसको भी विधि माना जाएगा। यानी कि विधि की शक्ति रखने वाली, विधि की शक्ति रखने वाली रूढ़ी, कस्टम, प्रथा, तो इनको भी क्या है, विधि के अंतर्गत ही समझा जाएगा। तो आर्टिकल 13(3) में विधि को परिभाषित किया गया है। अब एक आर्टिकल 13 क्लास 4 भी है जो बाद में आया, वो देखिए क्या है। आर्टिकल 13 क्लास 4 संविधान संशोधन। अब इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो सकती है, इस पे आगे भी चर्चा आएंगी, हम इस पे क्लास करेंगे कोई, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें। आर्टिकल 13(4) कहता है कि संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो किया जाता है को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। और जब इसको विधि ही नहीं मानेंगे तो फिर हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ निकल के आई थी केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस का 1973 में फैसला हुआ और वहीं से ये चीज़ निकल के आई कि अब जो है यहाँ पे संविधान संशोधन किया जाएगा, किया जा सकता है। वैसे तो क्या होगा कि यदि हम कोई संविधान संशोधन भी करते और वो अगर फंडामेंटल राइट्स के असंगत हो जाती तो वो अपने आप शून्य हो जाती। यानी कि हम कोई आर्टिकल में संशोधन करना चाहते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो विधि अपने आप शून्य हो जा रही है आर्टिकल 13 के कारण। भाई सिंपल सी दिमाग में बात आप ये सोचिए, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर तुमने कोई भी कानून ऐसा बनाया राज्य महोदय, और राज्य को इसने बता दिया कि राज्य ये राज्य है, अगर आपने कोई भी ऐसा कानून, ऐसा विधि बनाया जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो वो शून्य हो जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि संसद ने एक विधि बना के, संशोधन तो किया जाएगा एक्ट ला के ही, तो संशोधन बनाने के लिए संसद ने कार्रवाई की और फंडामेंटल राइट्स ख़त्म किया, तो वो आर्टिकल 13 के हिसाब से वो भी असंगत हो जाएगी, यानी संविधान संशोधन को भी ख़त्म कर देगा वो। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है वो भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा, और जब वो विधि नहीं माना जाएगा तो वो शून्य नहीं होगा, अर्थात संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। केशवानंद भारती केस 1973 में। और यहाँ पे कहा गया जब तक वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक संरचना, मूलभूत ढांचा, इसको कहते हैं मूलभूत ढांचा का उल्लंघन ना करे, उल्लंघन ना करे। यानी कि अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की तब उसको जरूर न्यायिक पुनर्लोकन के लिए भेजा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू उस पर होगा। तो इतना आर्टिकल 13 की कहानी है। अब इसमें 2-3 सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं जो आर्टिकल 13 के तहत ही दिए जाते हैं, आर्टिकल 13 से ही संबंधित है। 3 सिद्धांत हम भी पढ़ेंगे और 2-3 बातें और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो उसको जानेंगे। तो देखिए आर्टिकल 13 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू करें
यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है किसके पास में है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है और हाई कोर्ट के पास में है, और इनको अलग अलग अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन ही है ये, क्योंकि न्यायालय आपकी बनाई गई विधि को देखेगा कि उसमें कोई पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या अन्य संदर्भ में संविधान के अन्य क्षेत्रों पर भी वो बात लागू है। तो एक क्वेश्चन आपसे आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। सर्वोच्च न्यायालय को मिलती है आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और उच्च न्यायालय को मिलती है आर्टिकल 226 के तहत। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से, यूएसए से प्रभावित है। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है ये यूएसए से प्रेरित है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। तो इस तरह से ये फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आर्टिकल 13 जो है वो 2-3 प्रकार के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करता है अलग अलग समय पर। इस आर्टिकल 13 से रिलेटेड न्यायपालिका द्वारा जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। 3 सिद्धांत हैं, तीनों आपको जानने हैं जो आर्टिकल 13 से ही रिलेटेड हैं, फंडामेंटल राइट्स से ही रिलेटेड हैं। ये अलग अलग केसेस में ये सिद्धांत निकल करके आए हैं। तो पहला सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। ये पूछा जाता है आपसे, आच्छादन का सिद्धांत। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत, इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण लगना, इक्लिप्स होना, जानते हो ना कि चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है तो वो छुप जाते हैं और उसके बाद खुल भी जाते हैं। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया, ये सिद्धांत जो है न्यायपालिका के द्वारा दिया गया आर्टिकल 13 से ही रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल 13 में बताया गया कि जो विधियां फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगी वो शून्य हो जाएंगी। तो कैसे शून्य हो जाएंगी, इसके लिए सिद्धांत दिए हैं। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, कहता है कि जो विधि होगी उस विधि में 2 पार्ट होते हैं। कोई भी विधि हो उसमें 2 भाग हैं। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि जो विधि है, विधि के 2 भाग होंगे। एक तो होंगे जो वैध होंगे, लीगल होंगे, और एक होंगे जो अवैध कहे जाएंगे। अवैध यानी जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगे, उनको हम अवैध पार्ट कहेंगे। मान लेते हैं कि एक विधि है, कोई भी विधि है, उसमें 4 बातें बताई गई हैं। 4 बातों में से जो तीसरी बात है, तीसरी बात जो है वो अवैध है, यानी वो हमारे किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो उसको कहा जाएगा कि वो पोर्शन, वो अंश क्या है, अवैध है, यानी फंडामेंटल राइट्स के असंगत है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि पूरी विधि खत्म नहीं होगी। वैसे तो यहाँ कहा गया कि जो भी विधि फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगी वो शून्य हो जाएगी। यहाँ पे कहा गया कि पूरी की पूरी विधि शून्य नहीं होगी। इसमें क्या होगा, विधि का जो वैध पार्ट है वो लागू रहेगा। विधि का वैध पार्ट जो है वो लागू रहेगा, और जो अवैध पार्ट होगा वह समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जो समाप्त हो जाएगा
वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, वो सो जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि यदि वो अवैध ना रह जाए तो फिर वो लागू हो जाएगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के वो अवैध ना रह जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मान लेते हैं कि इस विधि में ये पार्ट अवैध था, तो ये समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, ये सुषुप्त हो जाएगा, यानी सो जाएगा। सो जाएगा यानी निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अब कभी फ्यूचर में ऐसा समय आता है कि सरकार एक ऐसा संशोधन करती है या ऐसा नियम बनाती है जिसके तहत ये पार्ट जो उस समय अवैध था वो पार्ट अब वैध हो गया, क्योंकि ऐसा एक संशोधन कर दिया गया संविधान में कि वो पार्ट वैध हो गया। तो फिर ये जो क्लाज उस समय अवैध हो गया था ये अब वैध में आ जाएगा और ये जो निष्क्रिय हो गया था वो लागू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप पॉइंट यहाँ पे पकड़ेंगे। तो आच्छादन का सिद्धांत यही कहता है, इसीलिए इसको इक्लिप्स कहा गया है। ग्रहण लग जाएगा और ग्रहण का मतलब है समय आने पर वो हट भी जाएगा। तो ये एक कहता है, इसको आपने लिख लिया आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा लिखिए पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसमें भी यही बात कही गई कि जो विधि होगी उसको दो भागों में बंट जाएगी, वो एक वैध पार्ट एक अवैध पार्ट, यानी पृथक पृथक कर दिया जाएगा। जो वैध पार्ट है वो लागू रहेगा और जो अवैध पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर सो जाएगा वाली बात नहीं कही गई, वो समाप्त हो जाएगा, वो दूसरे सिद्धांत में बताया गया। और इसमें बताया गया कि यदि अवैध पार्ट को पृथक करना संभव न हो, अवैध अंश को पृथक करना संभव न हो, पृथक करना संभव न हो तो पूरी विधि समाप्त हो जाएगी। पूरी विधि समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं कि विधि में कोई ऐसा पार्ट है जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन उस पार्ट को हटाने के बाद में वो विधि लागू नहीं हो पा रही कायदे से, क्योंकि उसके नियम फिट नहीं बैठ रहे हैं सही से। तो फिर उसको जब हटा नहीं सकते तो फिर पूरी विधि को ही खत्म मानेंगे। और अगर हटने लायक है कि उसको हटाने के बाद काम चल सकता है तो बाकी बचे हुए पार्ट लागू करेंगे। तो यह पृथक्करण का सिद्धांत कहता है, यानी पृथक कर दो, अलग कर दो उस चीज़ को। तीसरा सिद्धांत है, एक सिद्धांत है कि आप मौलिक अधिकारों को त्याग सकते हैं या नहीं त्याग सकते हैं। अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अधित्याग का सिद्धांत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौलिक अधिकारों का त्याग भी किया जा सकता है, लेकिन भारत में जब मौलिक अधिकार बनाए गए थे तो उस समय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत की जनता बहुत गरीब है, कम पढ़ी लिखी है, उसके पास जागरूकता कम है, तो आने वाले समय में उसके अधिकारों के हनन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी ताकि आप अपने अधिकारों को छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपको वो अधिकार लेने ही पड़ेंगे। तो ये है भारत में फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप बहुत से केस पढ़ोगे, यूथेनेसिया वगैरह टाइप के केस हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या का केस है,
तो उस केस में उसको मरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। आपको जीना ही पड़ेगा, आपको मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। और अगर आप कहते हो कि जीवन जीने के अधिकार का मैं त्याग कर रहा हूं और मैं अब नहीं जीऊंगा, तो वो अवैध माना जाएगा, क्योंकि भारत में फंडामेंटल राइट्स, आपका संपत्ति आप अपनी त्याग कर दीजिए। आपके पास संपत्ति है, घर मकान गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, आप उसको त्याग दीजिए, छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाइए, तपस्या करिए, सन्यासी बन जाइए। आपसे सरकार नहीं पूछने आएगी कि आपने अपना घर क्यों त्याग दिया, आपने अपना पैसा क्यों त्याग दिया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वो संवैधानिक अधिकार जरूर है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसका त्याग आप कर सकते हो। लेकिन जीवन जीने का अधिकार वो आपका मौलिक अधिकार है, इसीलिए आप उसका त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं त्याग कर सकते हैं? क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं दिए गए हैं। आपसे कारण पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं दिए गए हैं। व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, हित के लिए नहीं, ये आपके पूरे समाज के लिए हैं, ये पूरे समाज के हित के लिए हैं, समाज के हित के लिए। जैसे कि मान लेते हैं आर्टिकल 17 वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत है, यानी कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी, और ना राज्य और ना कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी का जो है नहीं करेगा वो। तो कल को कोई व्यक्ति कहने लगे कि नहीं मैं इस अधिकार का त्याग करता हूँ, मेरे साथ अनटचेबिलिटी करो, कर सकते हो आप, तो वो व्यक्ति भी दोषी होगा, क्योंकि आप ऐसा समाज में नहीं कर सकते हो, वो बढ़ावा देगा उस चीज़ को। ये पूरे समाज के हित की बात है। आप 2 4 10 लोग मिलकर कहें नहीं मैं आर्टिकल 17 से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे साथ आप अनटचेबिलिटी कर सकते हो, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। आप इस फंडामेंटल राइट का त्याग भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह सिर्फ आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए ये सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर लागू है भारत में, और अमेरिका में इस तरह का नहीं है। अमेरिका में लोग वहाँ पर अपने अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का त्याग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हमने समझ लिया है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 आपको राज्य की परिभाषा बताता है। 4 चीज़ें बताता है वो, कि केंद्र सरकार और संसद राज्य है, प्रांतों की सरकारें और विधानमंडल राज्य हैं, स्थानीय निकाय यानी आपकी जैसे ग्राम पंचायत है, नगर परिषद होती है, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, ये सब स्थानीय बॉडी जो होते हैं, जिला बोर्ड वगैरह, ये सब राज्य हैं। और कोई भी ऐसा प्राधिकारी, चाहे वो सरकारी प्राइवेट कोई भी हो, कोई भी ऐसा प्राधिकारी जो विधि बनाने की शक्ति रखता है, नियम उपविधि जो भी है, आदेश अध्यादेश देने की शक्ति रखता है, वो सब राज्य हैं। जिन संस्थाओं में सरकारी पैसा यानी सरकारी कैपिटल लगी हुई है, या जिन संस्थाओं को सरकारी अनुदान मिलता है, या जो संस्थाएं सरकार के लिए काम करती हैं, या जो संस्थाएं सरकार के द्वारा कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त करती हैं जिनसे उनको कुछ अन्य संस्थाओं से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं सरकार के द्वारा, तो वो सब राज्य हैं। अब उसमें 2-4 उदाहरण हमने आपको अपवाद स्वरूप भी बताए, कि जैसे न्यायालय राज्य नहीं माना गया, जैसे BCCI राज्य नहीं है, जैसे NCERT राज्य नहीं है। इस तरह से कुछ 2-4 उदाहरण आपको इसमें देने पड़ेंगे जिनको राज्य अभी तक नहीं माना गया है, और बाकी जिनको राज्य माना गया है वो भी हमने बताए। आर्टिकल 13 में 4 क्लाज हैं। 13 क्लाज 1, क्लाज 2, क्लाज 3, क्लाज 4। जो क्लाज 1 है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए है, यानी संविधान लागू होने से पहले जो विधियां थीं उन पर लागू होता है। उनके विषय में कहता है कि उनमें जो भी अंश फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगा वो विधि शून्य हो जाएगा। जो क्लाज 2 है वो कहता है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य एक तो ऐसी विधि बना ही नहीं सकता है, अगर वो बनाता है उसमें कोई संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है पार्ट, तो वो पार्ट जो है विधि शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 13 के क्लाज 3 में जो है विधि की परिभाषा दी गई है,
और 4 में जो है बताया गया है कि संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा, इसीलिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बाद में 3 सिद्धांत आपने देखे, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी विधि अगर उसमें का कुछ भाग फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वह भाग अवैध होगा, और जो भाग फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करता है उसको लीगल माना जाएगा, वैध माना जाएगा, यानी उसको 2 भागों में बांट लिया जाएगा। अगर उस अवैध पार्ट को अलग निकालना संभव ना हो, यानी कि उसको निकालने के बाद में विधि को लागू करना संभव ना हो पाए, तो फिर पूरी की पूरी विधि को अवैध मान लिया जाएगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है यानी कि आच्छादन का सिद्धांत, वो ये बताता है कि जो अवैध वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से मरेगा नहीं, वो सो जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा, उसके ऊपर आच्छादन हो जाएगा, इक्लिप्स ग्रहण हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, वो सो जाएगा। और आने वाले भविष्य में यदि उसके सकारात्मक परिस्थितियां बनती हैं तो फिर वो फिर से लागू हो जाएगा। तो ये 2 सिद्धांत हुए, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी कि आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।